हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए हम लोग अब जैसे हम लोग अभी तक मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत पढ़े हैं। कल हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जितने भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु थे सभी के बारे में आपको लिखा दिए गए। जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से थे वो महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनको सबको लिखा दिए गए। और इसी के साथ साथ दिल्ली से संबंधित जितने भी कह सकते हैं उनके ये योजनाएं होती थी या उनके कौन कौन से अधिकारी होते थे, किस विभाग में किस नाम से जाने जाते थे, तमाम ऐसे फैक्ट्स संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते थे। उन सभी फैक्टों को भी आपको कल की क्लास में कंप्लीट करके दे दिए गए। उसके बाद आपको बताया गया था कि हम लोग जो अगली क्लास करेंगे क्या करेंगे। अगली क्लास एक नई क्लास होगी जिसमें हम लोग मुगल काल के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगल काल के बारे में हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। इस क्लास में आज की जो पहली क्लास होगी मुगल काल में, मुगल काल की क्लास में आज हम लोग सामान्य परिचय जानेंगे कि आखिर मुगल काल का प्रारंभ होता है या जो मुगल काल के संस्थापक थे वे कहाँ से आते हैं, आखिर उनका क्या युग, आखिर उन्होंने भारत पर आक्रमण करने की क्या वजह होती थी आखिर, और इसी के साथ साथ मुगल का साम्राज्य कब से कब तक चलता है। इसी के साथ जानेंगे कि मुगल काल का जो शासनकाल होता है कब से कब होता है, इसमें कितने शासक जो होते हैं शासन करते हैं और उनका समयावधि क्या क्या होता है। इन सब के बारे में जानते हुए हम लोग आज की क्लास में पहले तो जानेंगे हाँ दिल्ली जो मुगल काल होता है, मुगल काल में ये शासक होते हैं, इनका ये समयावधि होता है। फिर उसके बाद जब हम लोग अगली क्लास रहेगी कल से जो क्लास स्टार्ट होगी उन क्लास में इन सभी जो शासक होते हैं इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा। इन्होंने अपने शासक या कह सकते अपने साम्राज्य विस्तार में कौन सी नीति अपनाते हैं, क्या योगदान देते हैं और कौन सी ऐसी नीतियां लाते हैं कि जिससे उन्होंने अपने दिल्ली सल्तनत या कह सकते हैं मुगल काल के उत्थान में काफ़ी योगदान देते हैं। चलिए हम लोग आज जैसे अगर कहा जाए हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले लिख दे रहे हैं मुगल काल का प्रारंभ। मुगल काल क्या पढ़ रहे हैं, मुगल काल अगर देखा जाए तो मुगल काल के कार्यकाल की बात की जाए तो मुगल काल जब जैसे पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी के बाद मुगल काल प्रारंभ हो जाता है। मुगल काल कब से होता है, 1526 ईस्वी कह सकते हैं। 1526 ईस्वी से लेके इसको 1857 ईस्वी तक आप लिख लीजिए। 1857 ईस्वी के शासनकाल के बीच में मुगल काल प्रारंभ रहता है। इस मुगल काल की बात की जाए तो इसमें देखा जाए तो मुगल काल दो खंडों में विभाजित किया जाता है। पहले को जो होता है कह सकते हैं बहादुर या कह सकते हैं शक्तिशाली मुगल बादशाह हैं, इनका शासनकाल के बारे में जान लेते। देखिए जैसे यहाँ है, हम इसको दो भागों में लिख दे रहे हैं। बहादुर मुगल बादशाह, इनका शासनकाल बारे में जान लेते हैं। बहादुर जो मुगल शाह होते हैं इनका कार्यकाल होता है 1526 ईस्वी से लेके ये करते हैं 1707 ईस्वी तक। ये होता है बहादुर। इसमें जितने भी शासक होते हैं कह सकते हैं जो मुगल काल के उत्थान के, मुगल काल जिस समय चरमोत्कर्ष पे था या कह सकते हैं अपने चरम स्तर पे था, तो उस समय में ये बहादुर जो मुगल शाह होते हैं इन सबका योगदान होता है। अब इन्हीं के साथ साथ जान लेते हैं कि इनमें कितने शासक होते हैं और उनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे। देखिए पहले जो दूसरा भाग में क्या होता है, इसमें उत्तरकालीन मुगल बादशाह कौन होंगे, उत्तरकालीन उत्तरकालीन मुगल बादशाह। अभी इनका कार्यकाल क्या होगा, इनका कार्यकाल जो 1707 से बचेगा, 1707 ईस्वी से लेकर 1857 कह सकते हैं। 1857 ईस्वी के बीच ये होते हैं उत्तरकालीन मुगल बादशाह का कार्यकाल होता है। कम होता है मुगल काल देखा जाए तो कितने भागों में बांटता है, सबसे पहले मुगल काल को हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में इसलिए बांटा जाता है कि जैसे इसको पढ़ने में भी आसानी होगी, इसी के साथ साथ आपको समझने में भी आखिर इन्होंने जो मुगल वंश होता है, मुगल वंश के उत्थान में एक इन्होंने योगदान होता है, किन वंशों क्या कह सकते हैं कितने शासकों का योगदान होता है और उसके पतन के समय कौन कौन से वे शासक होते हैं जो मुगल काल को उस संभालने में असक्षम होते हैं, कह सकते हैं संभालने में असमर्थ होते हैं, जिस वजह से मुगल काल का पतन होता है। तो अगर बात की जाए उत्थान की बात की जाए तो ये बहादुर मुगल बादशाह जो होता है जिनका कार्यकाल 1526 से लेकर 1707 होता है, इन्होंने मुगल काल के प्रारंभ या कह सकते हैं प्रारंभ में उनको चरमोत्कर्ष पे ले जाने में या कह सकते हैं उनको एक अ- विकास की तरफ ले जाने में योगदान देते हैं। जबकि जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं ये मुगल काल के पतन में कह सकते हैं, जब मुगल काल का पतन हो रहा था या कह सकते हैं योग्य शासकों की कमी हो रही थी या योग्य शासक उपस्थित न होने की वजह से जब पतन हो रहा था, ये सभी शासक थे जिन्होंने मुगल काल के पतन में अपना सहयोग देते हैं, कह सकते हैं उस सहयोग में भागीदारी निभाते हैं। चलिए अभी एक बार इन कुछ शासकों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो बहादुर होते हैं
बहादुर मुगल शाह होते हैं वे कौन कौन से शासक होते हैं, इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन्होंने मुगल वंश की या कह सकते हैं मुगल काल की स्थापना करते हैं। सबसे पहले उनका नाम होता है, पहले कौन होते हैं, जहीरुद्दीन 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 मोहम्मद बाबर। कौन होते हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब इनका कार्यकाल जान लेते हैं। इनका कार्यकाल होता है 1526 से लेके 1530 ईस्वी के बीच। कितना होता है, 1526 से लेके 1530 ईस्वी के बीच ये जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का कार्यकाल होता है। इसी के साथ साथ ये मुगल वंश के संस्थापक भी होते हैं। और दूसरा देखते हैं जो दूसरे शासक होते हैं, दूसरे शासक होते हैं आ जाएंगे जहीरुद्दीन बाबर के बाद उनके जो पुत्र होते हैं हुमायूं होते हैं। कौन होते हैं, हुमायूं। ये शासक बनते हैं। हुमायूं अगर शासनकाल की बात की जाए तो इनके शासनकाल में 2 खंडों में विभाजित होता है। इन्हीं के शासनकाल में जो हुमायूं होते हैं इनके शासनकाल में एक नए वंश की भी स्थापना होती है जो सूर्यवंश होता है। सबसे पहले इनके कार्यकाल की बात की जाए तो देखिए उनके कार्यकाल लिखा जाता है 1530 से लेके 1556। कितना, 1556 ईस्वी के बीच। अब देखते हैं इसमें जो हुमायूं होते हैं, हुमायूं के बीच में जो हुमायूं होते हैं शेरशाह सूरी जो होते हैं उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात इनको मुगल काल या कह सकते हैं दिल्ली से अपदस्थ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इनका जो कार्यकाल होता है हुमायूं पर 1530 से 40 तक एक बार में होता है। और दूसरा इनका कार्यकाल होता है 1555 से लेके 1556 ईस्वी के बीच। ये जिन्होंने जो हुमायूं होते हैं इनका शासनकाल कब होता है, पहली बार जब उन्होंने शासन, यह कह सकते हैं जब कह सकते हैं बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के पश्चात इनको जब सिंहासन का आसीन होते हैं तो केवल 10 वर्ष शासन करते हैं। 10 वर्ष शासन करने के पश्चात एक नए वंश के इन्हीं के शासनकाल में उत्पन्न होते हैं। वह होते हैं सूर्यवंश जिसका संस्थापक शेरशाह सूरी होते हैं। बीच में उनका शासनकाल चलता है। उसके बाद पुनः जब सूर्य कह सकते हैं शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, जो उनके पुत्र होते हैं अयोग्य होने की वजह से इन्होंने फिर कह सकते हैं जो मुगल होते हैं पुनः दिल्ली की राज सिंहासन को प्राप्त कर लेते हैं। अगली बार इनका सिंहासन कब होता है, 1555 से लेकर 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर अगला देखते हैं अगले शासक कौन बनते हैं। हुमायूं के बाद अगला शासक बनते हैं अकबर बनते हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर। अब मोहम्मद अकबर, अब जान लेते हैं कि अकबर का शासनकाल कब से होता है। अकबर के शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल होता है 1556 से लेके 1605 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। 1605 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। कब होता है, 1556 ईस्वी से लेके 1605 ईस्वी के बीच किसका शासनकाल होता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर एक कह सकते हैं जिनका अकबर होता है या जिसे महान अकबर कहा जाता है, उनका शासनकाल होता है 1556 से लेके 1605 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। अगले जो शासक होते हैं देखते हैं। अब यहाँ अगले शासक मेरे देते हैं। अगर यहाँ चौथे शासक की बात की जाए तो वे होते हैं जहांगीर। कौन होते हैं, जहांगीर। जहांगीर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था, लिखिए जहांगीर जो अगले शासक होते हैं, जहांगीर को हम सलीम नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, सलीम नाम से सुना होगा। इनके शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल होता है 1605 ईस्वी से लेके कितना, 1605 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। 1627 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। किनका शासनकाल होता है, जहांगीर। जहांगीर को हम सलीम नाम से भी जानते हैं। इनका शासनकाल 1605 से लेके कह सकते हैं कि अकबर की मृत्यु के पश्चात से लेके 1627 ईस्वी के बीच ये सिंहासन तक इनका शासनकाल होता है। जो होते हैं जहांगीर होते हैं अकबर के बेटे होते हैं। अब इनके बाद देखते हैं अगले जो शासक बनते हैं जहांगीर के बाद शासक जो बनते हैं शाहजहां बनते हैं। कौन, शाहजहां अगले शासक बनते हैं। और शाहजहां के शासनकाल के बारे में जान लेते हैं। इनका शासनकाल होता है 1627 ईस्वी से लेके इनका शासनकाल होता है 1658 ईस्वी के बीच। कितना, 1658 ईस्वी के बीच ये होता है शाहजहां का शासनकाल। कितना, 1627 से लेके 1658 ईस्वी के बीच शाहजहां का कार्यकाल होता है। जो आप कह सकते हैं जो बहादुर मुगल बादशाह के बीच में जो आखिरी शासक होते हैं, कह सकते हैं जो आखिरी शासक कौन बचेंगे, आखिरी शासक होते हैं औरंगजेब। औरंगजेब जो होते हैं आखिरी शासक होते हैं। जो बहादुर काल को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें से बहादुर मुगल बादशाहों के बीच में देखा जाए जो सबसे अंतिम बहादुर मुगल बादशाह थे, उनका कार्यकाल होता है 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी के बीच। ये होते हैं बहादुर मुगल बादशाह। इन्होंने मुगल काल के उत्थान में कह सकते हैं मुगल काल को अपने चरमोत्कर्ष पे ले जाने में सहयोग देते हैं। इसी के साथ साथ ये होते हैं, कौन कौन होते हैं, सबसे पहले जो उन्होंने मुगल काल की स्थापना करते हैं बाबर।
वे होते हैं, इनका शासनकाल 1526 से 30 के बीच होता है। फिर दूसरे उनके जो बाबर होते हैं, बाबर के पुत्र होते हैं हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर 56 के बीच में दिया गया है। लेकिन इसी बीच में एक शेरशाह सूरी जो होते हैं, उन्होंने आक्रमण करते हैं। उसके पश्चात उन्होंने दिल्ली से हुमायूं को अपदस्थ करने के पश्चात एक नए वंश की स्थापना करते हैं। कुछ सालों तक उन्होंने शासन करते हैं। उसके बाद जब उनका वंश या कह सकते हैं सूर्यवंश कमजोर पड़ता है, तो पुनः हुमायूं उन पर आक्रमण करने के पश्चात पुनः दिल्ली को अपने राज सिंहासन या कह सकते हैं दिल्ली को अपने अधीन कर लेते हैं। उसके बाद वे पुनः शासक होते हैं। 1555 से लेकर 56 तक इनका शासनकाल होता है। पहली बार इन्होंने 1530 से 40 से, दूसरी बार 1555 से लेकर 56 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। उसके बाद अब हुमायूं के जो पुत्र होते हैं, अगले शासक होते हैं। हुमायूं के अगले पुत्र कौन होते हैं, या हुमायूं के जो पुत्र होते हैं, जहरुद्दीन मोहम्मद अकबर, या जिसे आप कहते हैं महान अकबर। इनका कार्यकाल होता है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इन्होंने सिंहासन पर आसीन होते हैं। उसके बाद इनके पुत्र होते हैं जहांगीर। जहांगीर सिंहासन पर आसीन होते हैं। जहांगीर को हम लोग एक अन्य नाम से, या कह सकते हैं प्रिय नाम उनका था सलीम, जो अकबर इन्हें बुलाते थे सलीम नाम से। इनका कार्यकाल होता है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी के बीच इन्होंने शासन करते हैं। फिर उसके बाद अगले जो उनके पुत्र होते हैं शाहजहां के बाद, जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां। शाहजहां सिंहासन पर आसीन होते हैं। उनका कार्यकाल होता है 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। जो आखिरी होते हैं, आखिरी मुगल बादशाह कह सकते हैं, बहादुर मुगल बादशाहों में से औरंगजेब होते हैं। औरंगजेब का कार्यकाल होता है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी के बीच। ये होते हैं बहादुर मुगल बादशाह। अब हम लोग जो उनको दूसरे भागों में बात किया है, उत्तरकालीन मुगल बादशाह या कह सकते हैं जो कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर मुगल बादशाहों के बारे में जान लेते हैं। वे कौन कौन से बादशाह होते हैं जिन्होंने मुगल के पतन में सहयोग देते हैं। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में देखा जाए तो जो पहले शासक होते हैं बादशाह बहादुर शाह। कौन होते हैं? बादशाह बहादुर शाह। बादशाह बहादुर शाह। और इनके शासनकाल के बारे में बात की जाए तो इनका शासनकाल कब से कब होता है? इनके शासनकाल की बात की जाए तो ये होता है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी। कितना? 1707 से लेकर 1712 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। कितना? जो बादशाह बहादुर शाह होते हैं, इनका शासनकाल कब से होता है? 1707 से लेकर 1712 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होते हैं। अब इसमें जो दूसरे शासक बनते हैं, दूसरे शासक कौन होते हैं? दूसरे शासक होते हैं जहांदार शाह। कौन होते हैं? दूसरे शासक होते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह। जहांदार शाह। अगर इनके शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल होता है 1217 से लेकर। अगर जहांदार शाह की बात की जाए तो जहांदार शाह जो दो अगले शासक होते हैं, उनके शासनकाल की बात की जाए तो 1712 से लेकर 1713 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। कितना होता है? 1713 तक। कब से? 1712 से लेकर 1713 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। और इसी के साथ जब इनकी मृत्यु हो जाती है, कह सकते हैं इनकी मृत्यु के पश्चात जो अगले शासक होते हैं, अगले शासक होते हैं फर्रुखसियर। कौन होते हैं? फर्रुखसियर अगले शासक होते हैं। अगले शासक कौन होते हैं? अगले शासक होते हैं फर्रुखसियर। इनके शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल होता है 1713 से लेकर 1719 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। कितना होता है? 1713 से लेकर 1719 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। जब अब इनके बाद अगला शासक कौन बनता है? अगला शासक बनते हैं रफ़ी उद्दराज। कौन? अगले शासक होते हैं रफ़ी उद्दराज। ये अगले शासक बनते हैं। कौन बनते हैं? रफ़ी उद्दरजात जो होते हैं अगले शासक बनते हैं। इनका शासनकाल देखा जाए तो लगभग 3 महीने था, या 3 साढ़े 3 महीने तक इन्होंने शासन करते हैं। इनकी बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। कितना होता है? इनका शासनकाल भी 1719 ईस्वी के बीच ही, 1719 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कह सकते हैं इनका शासनकाल समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगले जो शासक होते हैं रफ़ी उद्दौला होते हैं। अगले शासक कौन होते हैं? अगले शासक होते हैं रफ़ी उद्दौला। रफ़ी उद्दौला को कह सकते हैं, रफ़ी उद्दौला जो अगले शासक बनते हैं, इनको एक उपनाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है शाहजहां द्वितीय। इन्हें किसी अन्य नाम से क्या जाना जाता है? शाहजहां द्वितीय। शाहजहां द्वितीय भी नाम से जाना जाता था। किस नाम से? शाहजहां द्वितीय। अब इनके शासनकाल के बारे में जान लेते हैं। इनका शासनकाल कब होता है? 1719 ईस्वी से लेके इनके बात की जाए तो जैसे इनका देखा जाए तो शासनकाल जो होता है 3 माह के करीब होता है। इनका शासनकाल 3 महीने लगभग, और इन्हीं का भी शासनकाल 3 या 4 माह के करीब होता है। इनका भी शासनकाल होता है। ये दोनों देखा जाए तो एक अफीम का अत्यधिक सेवन करते थे, एक शराब का अत्यधिक सेवन करते थे। इस वजह से इनकी मृत्यु कह सकते हैं काफ़ी पहले हो जाती है। कह सकते हैं बहुत कम समय में इनकी मृत्यु हो जाती है।
इन लोग को अफिंची कहा जाता था, इस वजह से ये मृत हो जाती हैं अत्यधिक सेवन करने की वजह से। अगले जो शासक होते हैं उत्तरकालीन मुगल बादशाह के जो अगले शासक होते हैं कौन होते हैं? मोहम्मद रंगीला। मोहम्मद रंगीला अगले शासक बनते हैं। कौन? मोहम्मद रंगीला। मोहम्मद रंगीला अगले शासक बनते हैं। मोहम्मद रंगीला जब अगले शासक बनते हैं तो इनके जो शासनकाल के बारे में बात कर लीजिए। इनका शासनकाल होता है 1719 से लेके कितना 1719 से लेके 1748 ईस्वी के बीच। 1719 से लेकर 1748 ईस्वी के बीच कितना किसका शासनकाल होता है? ये होता है मोहम्मद रंगीला का शासनकाल होता है। इसी के बीच इसके बाद जो होते हैं नादिर शाह जो होते हैं उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। लगभग 1739 ईस्वी के बीच जो नादिर शाह होते हैं वह दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। दिल्ली पर आक्रमण करने के पश्चात दिल्ली को उन्होंने अत्यधिक कह सकते हैं बुरी तरीके से लूटते हैं। उसके बाद जो दिल्ली के आय व्यय का साधन होता है कह सकते हैं, जो वहाँ पे संपत्तियाँ होती हैं उनको वे लूटने के पश्चात वे अपने साम्राज्य को लेके जाते हैं। इस वजह से आखिरी समय में देखा जाए तो जो कहा जाता है कि उस समय जो दिल्ली सल्तनत या कह सकते हैं जो मुगल काल होता है, मुगल काल काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर हो जाने की वजह से ये कह सकते हैं कि मुगल काल सिमट जाता है। सिमटने के पश्चात केवल नाम मात्र के जो वहाँ के शासक बचते हैं कौन होते हैं? उस समय जो सब शासक बचे होते हैं बहादुर शाह होते हैं या बहादुर शाह जफर द्वितीय कहा जाता है। अगले शासक कौन होते हैं? बहादुर शाह। बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर कह सकते हैं। बहादुर शाह जफर कौन होते हैं? बहादुर शाह जफर होते हैं या इन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है क्या? बहादुर शाह द्वितीय। और इनके शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल कब से कब होता है? 1837 के बाद से कितना 1837 के बाद से 1858 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। कब होता है? जब बहादुर शाह जफर कह सकते हैं या बहादुर शाह द्वितीय जो होते हैं इन्होंने 1837 से लेकर 1858 ईस्वी तक शासन करते हैं। जब कह सकते हैं कि जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम विश्व युद्ध या कह सकते हैं जो प्रथम युद्ध चालू होता है कह सकते हैं 1857 की क्रांति जो होती है 1857 की क्रांति के दौरान इन्हें दिल्ली जो मेरठ से प्रारंभ होती है, मेरठ से प्रारंभ होने के पश्चात वहाँ पे उन्होंने विजय करने के पश्चात वे वहाँ की जो सेना होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं दिल्ली की तरफ आते हैं। दिल्ली आने के पश्चात जो बहादुर शाह जफर होते हैं इनको कहा जाता है कि ये आप भारत का नेतृत्व करिए, कह सकते हैं नेतृत्व करिए। इस वजह से ये फिर जो 1857 की क्रांति होती है वह दिल्ली से यहाँ से जो बहादुर शाह जफर होते हैं वे उसका नेतृत्व करते हैं। अंत में देखा जाए तो इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार मुगल काल का प्रारंभ या कह सकते हैं मुगल काल का समापन हो जाता है। और ये शासक होते हैं कौन कौन से उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं? पहले तो होते हैं बहादुर शाह बहादुर शाह होते हैं। इनका शासनकाल 1717 से लेकर 1712 होता है। फिर दूसरे आते हैं जहांदार शाह होते हैं। जहांदार शासनकाल फल होता है 1712 से लेकर 1713 ईस्वी के बीच होता है। फिर आते हैं फलसिया शासक बनते हैं। उनका शासनकाल 1713 से लेकर 19 के बीच होता है। फिर कुछ समय के लिए आते हैं 2-2 3-3 4-4 महीने के लिए 2 शासक आते हैं। उन शासकों का नाम होता है रफ़ी-उद-दरजात होता है 1719 में होते हैं। फिर रफ़ी-उद-दौला होते हैं जिनको शाहजहाँ द्वितीय भी कहा जाता है। इनका भी शासनकाल लगभग 4 महीने के करीब होता है। ये भी बीमारी से मर जाते हैं। फिर जो आखिरी शासक कह सकते हैं जो काफ़ी दिनों तक लंबा कह सकते हैं जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं उनमें से काफ़ी लंबे समय तक शासन करने वाले कौन होते हैं? मोहम्मद रंगीला होते हैं। मोहम्मद रंगीला के शासनकाल की बात की जाए तो 1719 से लेकर 1748 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। और जो आखिरी कह सकते हैं कि मुगल काल के पतन या कह सकते हैं मुगल काल का सबसे आखिरी शासक जो होते हैं बहादुर शाह जफर होते हैं, कह सकते हैं बहादुर शाह द्वितीय होते हैं। इनका शासनकाल होता है 1837 से लेकर 1858 ईस्वी के बीच होता है। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु भारत में ना होकर ये रंगून में होती है। इस तरह देखा जाए तो मुगल काल का पतन हो जाता है। ये था, इतने शासक इन्होंने शासन कर लेते हैं। अब हम लोग एक बार जान लेते हैं कि आखिर मुगल काल जो भारत आए थे उनका क्या इंटेंशन था या क्या किस वजह से उन्होंने भारत पे आक्रमण करते थे। और आखिर मुगल काल का ये मुगल काल जो नाम होता है कहाँ से उत्थान हुआ है और इसका आगमन कहाँ से आया होता, भारत में इनका आगमन कैसे होता है, इन सब के बारे में देखते हैं। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जैसे जो मुगल काल होता है मुगल काल जब प्रारंभ होता है कि आखिर मुगल काल का प्रारंभ भारत में कैसे होता है। वे मुगल जो होते हैं या जहीरुद्दीन बाबर जो होते हैं भारत में कहाँ से आते हैं, उन्होंने आखिर मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसे करते हैं, इस सब तमाम घटनाओं के बारे में जानते हुए फिर हम लोग कल की क्लास को करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।